नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार रेलवे एग्जाम्स बाय ऑली बोर्ड में। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं, अगर आप लोग रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने इस ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो सेशन है ना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं। क्या है इस सेशन में? इस सेशन में हम जानेंगे कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। 30 नंबर की रीजनिंग आएगी पूरे 100 नंबर के पेपर में से। 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, और कैसे हम सुनिश्चित करें कि रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर आ जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या पैटर्न रहना चाहिए, किस तरीके से हम चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि हमारा मतलब रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, उसमें तो हम अच्छे नंबर ले आए। और रीजनिंग सबसे एक ईजिएस्ट सब्जेक्ट में से भी एक है, अगर थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट जगा लिया तो। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, जैसे जीके जीएस वाली चीज़ें हो गई, बहुत रटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। रीजनिंग सिंपल है, आसानी से होती चली जाएगी, लॉजिक्स लगेंगे कहीं ना कहीं पे, अगर आप में थोड़ी सी अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने की शक्ति होगी तो। रीजनिंग में बहुत मज़ा आता है अगर आप लोग पढ़ते हो, कोशिश करते हो उसको अच्छे से, तो है ना। इंटरेस्ट वाली बात है, बाकी जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वही है। तो हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं, कैसे रीजनिंग में हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना हम लोग ये जान लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है। पहले आप ये जान लो कि रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस क्या है। ये जो एग्जाम है ग्रुप डी का, उसके लिए पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या आता है बन के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग जानेंगे पहले इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं सीबीटी रीजनिंग ऑफिशियल सिलेबस, आपको ये पता है कि इसमें जो एग्जाम होता है केवल एक ही होगा एग्जाम आपका, है ना। एक ही एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, उसका जो आपका मेडिकल प्रोसीजर है वो सब होगा। तो एक ही आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें रीजनिंग भी आएगी, आपकी जीके जीएस आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, ये सारे सेक्शन आपके इसमें आने ही हैं। अब चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। एनालॉगी क्या है? एनालॉगी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनालॉगी भी अलग अलग टाइप की एनालॉगी हो गई, नंबर एनालॉगी होती है, लेटर एनालॉजी होती है, जीके जीएस के बेसिस पे एनालॉगीज आती हैं। साथ में आपका अल्फाबेट और नंबर सीरीज हो गया, ये भी आपका इसमें सिलेबस में आता है, और बहुत इजी चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कठिन आते हैं, इजी चैप्टर है अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तो, है ना। कोडिंग डिकोडिंग भी है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। इंटरप्रिटेशन एक्चुअली ये क्या है कि मैथमेटिक्स में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स में आता है, ये आपका रीजनिंग का नहीं है, बट ये डेटा सफिशिएंसी आपका रीजनिंग का पार्ट है, तो याद रखिएगा। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग ये भी आता है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग ये आपकी किस में आ गई? क्रिटिकल रीजनिंग में आ गई। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सब आता है ना। साथ में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एक हद तक आपका ऑड वन आउट ही हो गया, क्लासिफिकेशन वगैरह में ही आता है ये सब, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में आपका जैसे क्रिटिकल रीजनिंग वाले ही पार्ट आ गए, क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट आ गए, सिलोजिज्म आ गया, ये सब एनालिटिकल रीजनिंग में आएगा। क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट होता है आपका। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन, इस तरीके से। तो ये कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जिसका ओवरव्यू हमने यहाँ पे दिया है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। वेन डायग्राम भी आपका आता है, सिलोजिज्म आता है, इनइक्वालिटी भी आता है, जो यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, इनइक्वालिटी भी आपका एक चैप्टर है, वो भी आता है इसमें आपका। इनइक्वालिटी करके एक चैप्टर होता है, वो भी आता है ना। पजल और सिटिंग भी आती है आपकी, पजल और सिटिंग भी आता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूडेड है जो आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आपसे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि इसका जो मार्क्स का वेटेज था कि किस चैप्टर में से कितना कितना आया था, पहले ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आगे बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे हम लोग इसमें 30 में से 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम टॉपिक्स की बात करें, अगर हमने बाइफरकेट कर दें, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के करें, किस चैप्टर में से कितना कितना पूछा गया है, कैसे कैसे कहां कहां से आया है। तो एनालॉगी से अगर आप देखोगे तो 2018 का जब एग्जाम हुआ था, 1 से 2 नंबर के प्रश्न आए थे, और 2022 में भी 2 नंबर के आए। अब एग्जाम होगा 2025 में, तो क्या हम ये सोच के चल सकते हैं कि क्या एनालॉगी से 2 या 3 नंबर का वेटेज इस बार भी मान के चल सकते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्शन में से हम देखेंगे 2018 में 2 नंबर का आया था, और 2022 में भी 2 नंबर का आया था। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी अपना इंपॉर्टेंट है। 30 में से 2 नंबर के क्वेश्चन अगर इसमें से आ रहे हैं, तो इस पे वर्क करने की तो जरूरत है, डायरेक्शन वाले चैप्टर पे भी अपन को। वेन डायग्राम देखो 2 नंबर का 2018 में, और 2022 में भी 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, तो वेन डायग्राम भी अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट उन सभी चैप्टर्स की है जिसमें से आपका वेटेज रहा है क्वेश्चंस का, जिसमें से बन बन के आए हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, सब कुछ तो नहीं दे सकते।
कुछ ना कुछ टॉपिक्स चुनेंगे इंपॉर्टेंट जिसमें से आपके क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो ये वही सब टॉपिक्स हैं और वही सब आपके वेटेज हैं। सिलोजिज्म अपना इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2018 में, और 2022 में 3 से 4 नंबर के आए थे। तो आप मिनिमम तो ये मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन तो सिलोजिज्म के आपको देखने को मिल सकते हैं। दो तो कंफर्म है, 2 तो मिलेंगे अगर इसी ट्रेंड पे और इसी पैटर्न पे चलते हैं तो। ठीक है। कंडीशनल नंबर लेटर साइन, ये कंडीशनल कोडिंग कहते हैं। कंडीशनल कोडिंग 2018 में नहीं पूछी गई थी, लेकिन 2022 में 4 से 5 नंबर की कंडीशनल कोडिंग पूछी गई है। एक कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन के बेस पे आपको कुछ ना कुछ कोड कराते हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। सेम सीरीज में से आया था नंबर प्लस अल्फाबेट और रिपीटेड। सीरीज क्या है, 3 टाइप की होती है, नंबर सीरीज हो गई, अल्फाबेट हो गई, रिपीटेड हो गई। सीरीज नंबर वाली सीरीज में भी 2 टाइप की आती है, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सी पूछ रहा है। तो सीरीज अपने आप में एक 4-5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। अल्फा न्यूमेरिक भी आती है इसमें। तो 2018 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 में कितने पूछे हैं, 4 से 5। मतलब कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी बहुत वेटेज होल्ड रखता है। आप इन चैप्टर्स की बहुत प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर 0 से 1, मतलब 1 मुश्किल से आया होगा और 2 नंबर का वेटेज रहा है 2022 में। तो इस साल भी मान के चलो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। और मैं बात करूं जैसे ऑर्डर सीक्वेंस हो गया, जैसे रैंकिंग इन ऑर्डर में 2018 में नहीं आया था, लेकिन 2022 में 2 से 3 नंबर का वेटेज रहा था इसका भी। सिटिंग अरेंजमेंट 2018 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2022 में इसको इंक्लूड किया गया और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आया था। इस साल भी बन के आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पता टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से आप एक्सपेक्ट कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस की नीड होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आसानी से होती चली जाएंगी। इनइक्वालिटी जैसे मैंने भी आपको बताया 2018 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2022 में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का आप मान के चलो बनता है। ब्लड रिलेशन 1 से 2 का 2018 में पूछा था, लेकिन 2022 में नहीं पूछा। अमूमन पूछते हैं ब्लड रिलेशन का, क्योंकि एक कॉमन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन के आता ही आता है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन का भी बनेगा ही बनेगा। रैंकिंग से पूछा नहीं गया था पहले 18 में, लेकिन 2022 में 1 से 2 नंबर का पूछा गया है। अल्फाबेट टेस्ट को इतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अल्फाबेट सीरीज को दिया गया है। अल्फाबेट टेस्ट को नहीं दिया। अल्फाबेट टेस्ट मतलब जैसे आपकी वो होती है ना कि अल्फाबेट की पोजीशन निकालना लेफ्ट से राइट से, वो सब नहीं पूछा गया, लेकिन सीरीज से पूछा जाता है जो हमने पीछे देखा था। क्लॉक से इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, इतना ज्यादा वेटेज नहीं है क्लॉक का, और कैलेंडर का भी नहीं है। पूछा तो दोनों में से एक एक पूछ लेगा, या नहीं दोनों में से एक ही पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया है क्लॉक और कैलेंडर को। ठीक है, आगे हम लोग और बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग ऑल टाइप। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब पता है क्या हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब हो गया जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइन दे रखी थी स्टेटमेंट पैराग्राफ वाले, जैसे इन्फ्रेंस निकालो, है ना, कंक्लूजन निकालो, आर्ग्यूमेंट क्या है, अजम्पशन क्या है, ये वो वाले चैप्टर होगा। तो 2018 में 4 से 5 का वेटेज था, मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 में से, और 2022 में केवल एक ही पूछा गया। तो इस साल मान के तो ये चलना कि अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा डेफिनेटली, है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग में से 5 से 6 क्वेश्चन। नॉन वर्बल मतलब क्या हो गया सर, नॉन वर्बल मतलब मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, एम्बेडेड फिगर हो गई, और फिगर सीरीज हो गई, है ना, पैटर्न कंप्लीशन वाले हो गए, ये सारे सारे नॉन वर्बल में आते हैं। 5 से 6 नंबर का वेटेज था, लेकिन 2022 में कोई वेटेज ही नहीं रहा इसका, 2022 में कोई वेटेज ही नहीं रहा इसका, कोई बात नहीं। डेटा सफिशिएंसी 1 से 2 नंबर की, यहाँ पे तो सारा खाली दिख रहा है। डेटा सफिशिएंसी 1 से 2 नंबर की थी 2018 में। क्लासिफिकेशन 2 से 3 नंबर। डाइस पूछा ही नहीं गया है, पजल से पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि सिटिंग अरेंजमेंट 2022 में आया था तो इस साल पजल भी इंक्लूड हो जाए, पजल भी इंक्लूड हो जाए। फिगर काउंटिंग से 1 से 2 आए थे, और डेटा सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। डेटा सफिशिएंसी 2 बार दे दिया, ये 2 बार दे दिया जाए, कोई बात नहीं। अब मैं बात करूं कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होता है, जो हमने आपको अभी बताया कि कहां कहां से क्वेश्चन आए वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, और वही चीजें यहाँ पे लिखी है। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, रैंकिंग ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कंडीशनल कोडिंग, इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत वेटेज होल्ड रखते हैं, है ना। अच्छा, उसी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात, वेटेज की बात हो गई, स्कोर कैसे करना है 30/30। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक मंत्र दे दूं कि भाई ये लो फूक दिया और इससे आपके 30 में 30 आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं होता है। केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब प्रैक्टिस भी ना एक सिस्टमेटिक वे में करना है, एक पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। सबसे पहले आप रूबरू हो जाओ प्रीवियस ईयर पेपर से, कि ग्रुप डी के पहले जो पिछले साल के पेपर हुए, पिछले जो एग्जाम हुए,
उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं बन के, क्या लेवल रहा है, उससे आप जब एकदम अवगत हो जाओगे, रूबरू हो जाओगे ना, जान पहचान कर लोगे कि हाँ इस तरीके का लेवल आया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके से इतने इस चैप्टर से यहाँ वेटेज है, यहाँ पे ये नहीं है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है, लेवल क्या रहता है, उसी लेवल के हिसाब से मैं कंटेंट की प्रिपरेशन करूंगा। दूसरी चीज, हम आपको डेली यूट्यूब पे फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, जैसे देखो बच्चे के पास मटेरियल की कमी रहती है, बच्चे को पता नहीं है कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े। मैं ये नहीं कहूंगी मटेरियल की कमी रहती है, लेकिन एक गाइडेंस की कमी रहती है। आप कहीं से पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास से पढ़ो डेली यूट्यूब पे, कहीं से भी पढ़ो, इतने सारे चैनल्स हैं, सब कोई पढ़ा ही रहे, ग्रुप डी की तैयारी करा रहे। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए ऑलिव बोर्ड से, तो आप डेली शाम को 6 बजे जुड़िए। डेली 20 से 25 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, एक से एक ताबड़तोड़ और सॉलिड क्वेश्चन रहते हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो रेलवे का, सबके लिए बहुत काम आएंगे, वो सबके लिए बहुत काम आएंगे, आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, सबके लिए बहुत काम आएंगे। आप डेली शाम को सोमवार से शुक्रवार 6 बजे जुड़िए यूट्यूब सेशन में, आपको डेली वहां से प्रैक्टिस करने को मिलेगी। क्योंकि नंबर तो भाई तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस सेशन में आके मैं ये बता दूंगा कि बेटा इस बाबा को जाके ये प्रसाद चढ़ा दे और वहां पे जाके ये माला मंत्र फूक दे और ये काम कर दे तो तेरे नंबर 30 में 30 पक्के और तेरा सिलेक्शन पक्का, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। कोई भी टीचर ऐसी बात नहीं बताएगा। सब आपको सिंपल सी एक ही बात बताएंगे कि केवल आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस आपको नंबर दिलाएगी, केवल और केवल। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, लगातार डेली आप लोग मेहनत करोगे। तो डेली जब टीचर मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको करने में क्या बुराई है ना। तो डेली आप यूट्यूब से जुड़िए हमारे, डेली सोमवार से शुक्रवार 6 बजे डेली प्रैक्टिस के लिए। और केवल हमसे जुड़ के आपका फायदा नहीं होगा, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से क्या मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आपको डेली मॉक्स लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कहाँ पे आप स्टक कर रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ और प्रिपरेशन के लिए आप हमारे रेलवे ग्रुप डी के बैच से भी जुड़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के बैच से जुड़ सकते हैं हमारे ऑलिव बोर्ड पे, जो कि मैं आपको बताऊं, मतलब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी का एक बैच मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच को ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे के सारे जितने मॉक टेस्ट हैं सब मिल जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, उसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, मतलब 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। एक रिकॉर्डेड वीओडी मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन बहुत रैपिड तरीके से मिल जाएगा, एंड मूवमेंट पे अगर चाहिए होता है तो, है ना। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, केवल स्ट्रेटेजी यही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र फूक देंगे तब 30 में 30 आएंगे, नहीं। यही सब चीजें आपको फॉलो करनी है, लेकिन डेली प्रैक्टिस इज मस्ट। डेली प्रैक्टिस के जरिए ही आप लोग अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। टॉपिक्स मैंने आपको बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कितना कितना वेटेज बनना है, इन पे डेली प्रैक्टिस करो। सर डेली प्रैक्टिस कराने के लिए कोई एक टीचर करा देना तो और मजा आ जाए, तो आप डेली शाम को जुड़िए यूट्यूब पे 6 बजे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में और शाम की क्लास में 6 बजे। टिल देन सभी अपना ध्यान रखेंगे और नमस्कार, जय हिंद।